आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहा। तो एक बार फिर से ये जंग शुरू हो गई है, जिस जंग में हम ये देख रहे थे कि एक पॉज आ गया है। खत्म तो कभी भी नहीं हुई थी, एक पॉज आ गया है। बातचीत के कई दौर चले, लग रहा था कि शायद कोई बातचीत बनती हुई नजर आए, लेकिन इसराइल जिस तरह से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लगातार लेबनान में जो हमले कर रहा है और कोशिश उसकी बेरूत के अंदर तक भी घुसने की थी, उस सब को देखते हुए लगातार ईरान चेता रहा था। ईरान ने जो अपने पॉइंट्स रखे थे, हमेशा उसने उसमें लेबनान का जिक्र करना कभी भी उसने नहीं छोड़ा। हमेशा ईरान का ये कहना था कि सीज फायर होगी तो ऑल फ्रंट्स पर होगी, और अगर पीस टॉक होगी तो ऑल फ्रंट्स पर होगी। लेकिन आपको पता है कि इसराइल किस तरह से लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, वहां पे लोगों की शहादत लगातार हो रही है। आपने ये भी देखा कि कैसे स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर, वहां तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह हालांकि उसका जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिट है, उसकी भी अपनी एक हद है। लेकिन अब क्या हुआ है? अब तक हमने ये देखा था कि ईरान के ऊपर जब हमला होता था तब ईरान रिटेलिएट कर रहा था, लेकिन अब लेबनान में जिस तरह से हमले हो रहे थे, उसके बाद ईरान लगातार चेता रहा था और ईरान ने इसराइल के ऊपर अब मिसाइलें दागी हैं। इसराइल ने भी वापस हमला किया है और अब ये कहा जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह, हूती, ईरान सब एक तरह से मिल गए हैं और सब ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है इसराइल को सबक सिखाने के लिए। अब एक तरह का ड्रामा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ड्रामा ये किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि हमने ईरान और इसराइल, वो दोनों को ये कह रहे हैं कि गोलीबारी जो है वो फौरन बंद होनी चाहिए। उन्होंने नेतन्याहू से भी बात की है और नेतन्याहू मान गए हैं कि ठीक है कि वो कोई गोलीबारी यानी कि किसी तरह का रिटेलिएशन वो नहीं करेंगे। एक और आपने ड्रामा देखा था, वो ड्रामा हुआ था कि नेतन्याहू को गाली गलौज की है ट्रंप ने। वो भी एक तरह का नाटक था, सबको पता था कि नाटक किया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ट्रंप मॉडरेट है, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है ताकि वो अपने वोटर्स जो हैं उनको एक तरह का मैसेज दे सके। लेकिन अब तो लेबनान को लेकर भी बाकायदा तौर पर अलग अलग जो वेस्टर्न मीडिया है उसके हवाले से खबर है कि ट्रंप ने ये कहा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया जाए, उनके निशाने, उनको उनके ऊपर प्रिसाइज अटैक किया जाए। तो अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होने जा रहा है। कतर पर हमने देखा था कि रिटेलिएट किया था ईरान ने, हमने देखा था कि उसने किस तरह से, और दूसरे जगहों पर जीसीसी कंट्रीज में भी उसने रिटेलिएट किया था जब उसके ऊपर हमला हुआ था। तो क्या अब ये फुल ब्लोन वॉर में तब्दील होने जा रही है, या फिर ईरान इसराइल को एक तरह से लेबनान पे जो अटैक हो रहा है उसको सबक सिखाने के लिए सब कुछ कर रहा है? और तीसरा मसला आपको पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जो यथास्थिति है वो बनी हुई है। मेरे साथ सीधा ईरान से जुड़ गए हैं मौलाना अब्बास जाफरी साहब। आपको पता है ज़मीर अब्बास जाफरी साहब बहुत दिनों के बाद वो मेरे साथ जुड़े हैं, और वो लगातार वेस्ट एशिया के जानकार तो है ही, लेकिन आप ईरान के मामलों को, उन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से वो समझते हैं और लगातार कई बार आपने उनको मेरे प्रोग्राम्स पे देखा है। ज़मीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम व्यूअर्स को। शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला क्यों किया है, एक तो ये सवाल, और दूसरा, क्या अब ये फुल ब्लोन वॉर में तब्दील होने जा रहा है? क्या है ईरान की स्ट्रैटेजी अब? पहले तो बुशरा जी, मैं ये बता दूं कि ईरान में पब्लिक के अंदर सीज फायर को लेके बहुत अनकंफर्टेबिलिटी थी, स्पेशली प्रो रेजिस्टेंस फोर्सेस के अंदर, क्योंकि बार बार अमेरिका वायलेशन कर रहा था और ईरान की पब्लिक ये सवाल कर रही थी कि भाई वायलेशंस हो रहे हैं तो आप बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं, वायलेशंस कर रहा है तो आप जवाबी कार्रवाई करें। जब आपने देखें शुरू कहां से हुआ, पहले अमेरिका ने बहुत सारे प्रपोजल्स भेजे, ईरान ने सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल भेजा जिसके अंदर लेबनान और तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस क्लियरली मेंशन्ड था, और ट्रंप ने जो ट्वीट किया था जिसके अंदर ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसमें कहा था कि ईरान के 10 पॉइंट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। वहां से बात शुरू हुई थी। अब 8 अप्रैल से लेके अब तक 100 से ज्यादा बार अमेरिका और इजराइल ने वायलेशंस ब्रेक किए हैं। तो ईरान की पब्लिक और ईरान में रेजिस्टेंस के जो प्रो रेजिस्टेंस फोर्सेस है वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप क्यों खामोश हैं, क्योंकि अगर आप खामोशी दिखाएंगे तो दुश्मन उसको आपकी कमजोरी समझेगा
और दुश्मन कंटिन्यूअस अपने इकदामात को बढ़ाता जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस का टाइम नहीं है, ये रिस्पॉन्स का टाइम है, ताकि दुश्मन के अंदर जो वॉर के अंदर आपने बैलेंस क्रिएट किया था कि आप सुप्रीमेसी पर हो, उसको सस्टेन करने का वक्त है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि देखें बुशरा जी, लेबनान का जो इश्यू है या फलस्तीन का इश्यू है, वो ईरान के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ईरान की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन एक रेवोल्यूशनरी थॉट पर हुआ है, प्रैग्मेटिक थॉट पर नहीं हुआ है। प्रैग्मेटिक यानी कि जैसे हालात बदल जाएंगे, आप अपने हालात के हिसाब से बनिया पॉलिटिक्स कर लो, अपना फायदा देखो, ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स देख लो, आप भी आपका फायदा यहां से हो रहा है तो यहां ये कर लो, वहां। ईरान इस पे नहीं बना है। ईरान एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पे बना है, जो कुरान से ली गई है। फस्तकिम कमा उमिरता, रसूल अल्लाह को खुदा ने हुक्म दिया था, रसूल कयाम करो जिस तरीके से तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो ईरान एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पे बना हुआ है। अगर ईरान लेबनान छोड़ दे, फलस्तीन छोड़ दे, गज़े छोड़ दे, यमन छोड़ दे, तो ईरान के लिए बहुत आसान है कि ईरान जब 1979 से पहले अमेरिका का बिगेस्ट पपेट पूरे वेस्ट एशिया में ईरान था, और ये तमाम अरब बादशाह जो पर्शियन किंग होता था उसके तकरीबन गुलाम माने जाते थे। यानी कि रिलेशन था ईरान का। लेकिन ईरान ने उस सबको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ईरान ने एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया कि हम मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे। और जिस तरीके से लेबनान में मैसेकर हो रहा है, अभी मैं एक चैनल से आ रहा था, मुझे बहुत कुड़न होती है जब मैं ये सुनता हूं कि वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई, मैसेकर है। वहां पर बच्चों को 10 मिनट में 150 से ज्यादा लोकेशन पे इजराइल ने हमला किया था। 1000 से ज्यादा बच्चे और औरतें मर गई थी 10 मिनट के अंदर। आप इसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं? मैसेकर हो रहा है लेबनान में। तो मैंने तो ये कहा कि ईरान जो आज कर रहा है वो यूनाइटेड नेशन का रोल प्ले कर रहा है, कि जहां जेनोसाइड हो रहा है, जहां मैसेकर हो रहा है, ईरान बोल रहा है ये रोल यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए था, ये रोल इंटरनेशनल कम्युनिटी का होना चाहिए था। ईरान तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के बिहाफ पे मैसेकर को रोक रहा है। तो ईरान के लिए क्लियर है आइडियोलॉजिकली कि ईरान क्या कर रहा है। सिर्फ प्रैग्मेटिक तरीके से भी देखें तो ईरान के लिए क्लियर है कि अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस वीक पड़ती हैं तो वो कुल्लन पूरे रीजन में रेजिस्टेंस फोर्सेस वीक पड़ती हैं। और जैसे कि रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई ने कहा था कि हम एक जिस्म की तरह है, जो रसूलुल्लाह की हदीस है कि हम एक जिस्म की तरह, एक हिस्से पे मार लगे तो दूसरे को दर्द का एहसास होना चाहिए। तो ईरान के लिए क्लियर है, ईरान रेजिस्टेंस के साथ आगे बढ़ेगा। और ईरान के लिए एक और चीज क्लियर है बुशरा जी, मैं लास्ट 10 सेकंड में बोल दूं कि आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए। मैंने एक चैनल पे ये कहा था, उनको बहुत बुरा लगा था। मैंने ये कहा था कि जब देना को मारा गया और इंडिया ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही है जैसे कि मेरे घर पे मेहमान आया था, घर से बाहर निकला, उसका मर्डर हो गया। मैं ये कहूं नहीं भाई मेरे घर में तो नहीं हुआ, घर के बाहर मर्डर हुआ है। लेकिन दुश्मन ने आपको भी पैगाम दिया कि तुम्हारे घर के बाहर मार सकता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है। तुम खामोश रहोगे तो तुम कमजोर नजर आओगे और दुश्मन अगली बार फिर से हमला करेगा। और जो 2 शिप्स इंडिया की गिराई गई हैं वो सी ऑफ ओमान की तरफ गिराई गई हैं। मैंने उस चैनल पे कहा कि आप क्यों नहीं अमेरिका और इसराइल से कहते हमें सैटेलाइट इमेजेस दें, क्यों कुव्वत और कुदरत नहीं दिखाते हो आप लोग? तो जब भी आप दुश्मन के सामने जर्रा बराबर कमजोर होगे, दुश्मन 10 कदम आगे आएगा। इसलिए दुश्मन के सामने मजबूती से खड़े रहोगे, दुश्मन पीछे जाएगा। ये मुझे बताइए कि जी जमीर साहब, मुझे ये बताइए कि ईरान ने हमला किया है, इजराइल ने रिटेलिएट किया है। यही अगर सर्कल जारी रहता है कि इजराइल करता है फिर ईरान करता है और अमेरिका अगर इसमें कूद जाता है, अमेरिका अगर ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आप हमले करें और प्रिसाइज अटैक करें, अगर ट्रम्प की तरफ से कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, तमाम हेडलाइंस इसको लेकर, तो सवाल तो ये उठ रहा है कि अमेरिका भी फिर इसमें शामिल ही है। इजराइल और अमेरिका को अलग अलग करके देखना, इससे ज्यादा अहमकाना बात तो खैर कोई होगी नहीं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि क्या अगर फिर से वही उसी तमाम तरह के अटैक्स अगर शुरू हो जाते हैं तो क्या ईरान इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है? ईरान ने ये सोच समझ के ही जाहिर सी बात है ये फैसला लिया होगा। और क्या ये फैसला जो इजराइल पर अटैक किया गया है, जो मिसाइलें दागी गई हैं, क्या वो मुश्तबा खामनाई के कहने पर ये किया गया है? क्योंकि यही तमाम रिपोर्ट्स हैं कि उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं।
जी, देखिए पहली चीज तो ये है कि मैंने जैसे कहा कि ईरान में नो वॉर नो पीस, ये वाली सिचुएशन अनकंफर्टेबिलिटी की सिचुएशन है। ईरान को ये लग रहा था कि जब जंग हो रही थी तो हमारा अपर हैंड था, हम मार रहे थे, ठीक है वो भी मार रहे थे, लेकिन हम मार रहे थे। और देखें आप ये बात समझिए कि वॉर कब रुकी, वॉर कब रुकी जब इन लोगों ने इस्फहान में इन लोगों ने बताया कि हमने हॉलीवुड की तरह आए थे और हमारे 2 सिपाही ले गए। वो 2 सिपाही के नाम आज तक आपको पता चले? वो 2 सिपाहियों के कोई इंटरव्यू आपको मिले? वो 2 सिपाही कौन थे? किसी को नहीं पता। एक्चुअली उन लोगों को इतनी बुरी मार पड़ी थी उस दिन कि उसके 3 दिन के बाद इन लोगों ने 3 या 4 दिन के बाद इन लोगों ने सीज फायर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इनको पता था कि जो ये ईरान में चाहते थे इन्वेजन या ग्राउंड पर आकर ईरान के अंदर कुछ करना, वो कंप्लीटली फेल हो गया। नेक्स्ट वॉर की स्केलेबिलिटी क्या है? ये ऊपर से आके मारेंगे, ईरान भी पलट के मारेगा, ठीक है। अगर ये स्केलेबिलिटी पे नेक्स्ट में जाते हैं तो जमीन पर आना होगा, जमीन पर आना इनके लिए सुइसाइड मिशन है। इसराइल ने तो हाथ ऊपर कर दिया, हम जमीन पे नहीं आएंगे, ऊपर से मार के हम जाएंगे। अब ईरान भी ऊपर से मारेगा। अब जब ईरान ऊपर से मारेगा तो ऑलरेडी इनके सोल्जर्स जो हैं, जैसा कि आपने खुद देखी है, सीएनएन बीबीसी वगैरह सबकी रिपोर्ट्स हैं कि 268 मिलिट्री साइट्स इनकी तबाह हो चुकी हैं। तो ईरान तो बची हुई चीजों को भी तबाह कर देगा ना। इनके पास बचेगा क्या? इनके पास इज्जत क्या बचेगी? अच्छा, वॉर के अंदर ट्रंप एग्जिट करना चाह रहा है तो ऐसा कुछ एग्जिट करना चाह रहा है जैसे हमारे यहाँ नेहरू जी के तमाम चीजों के अंदर हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर फंसे होते हैं, वैसे ही ट्रंप जो है वो फंसे होते हैं ओबामा के ऊपर। ओबामा से अच्छी डील करना है। तो जब ओबामा से अच्छी डील होगी कब? जब ईरान की कोई शिकस्त होगी। ईरान तो ताकतवर और कुदरतमंद है। तो मैं खुलासे में आपको ये बताना चाहता हूं, ईरान के लिए क्लियर है कि वॉर इज अ बेटर सिचुएशन देन सीज फायर। मैं आपको एक मिसाल दूं, जब जंग हुई तो ईरान के लिए ईरान में कितने लोग मरे? 3,000 3,500 लोग ईरान में शहीद हुए। लेकिन जब दिसंबर में इन लोगों ने और जनवरी में इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट के जरिए से ईरान में राइट्स करवाए थे और मर्डर्स करवाए थे, उसमें 3,300 लोग मरे थे। तो आप सोचें कि वो 2 दिन में ईरान में इन लोगों ने 3,300 लोगों को शहीद कर दिया, और ये पूरी जंग के अंदर 40 दिन में ईरान में 3,200 लोग मरे। तो आप मुझे बताएं कि जंग में ज्यादा ईरान का नुकसान हुआ है या पीस और नेगोशिएशंस के दरमियान? अच्छा, ये नेगोशिएशंस हुए, सीज फायर हुआ, ईरान को क्या मिला? ईरान को क्या मिला? ईरान मार रहा था, वो मार खा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई सीज फायर कर लो, हम तुम्हारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर देंगे। पहली कॉन्वर्सेशन जो इस्लामाबाद में हो रही थी उसमें प्री कंडीशंस रखी गई थी ईरान की तरफ से। उन्होंने कहा था हम कर देंगे। इस्लामाबाद जाके आए, कोई बात उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो भाई एक ऐसे आदमी से आप बात कर रहे हैं जो जिसकी अक्ल नहीं है, वो सिर्फ ताकत की बुनियाद पे तुम्हें तहकीर करना चाहता है। ऐसे लोगों से हम बात क्यों करें जब हम जंग जीत रहे हैं? तो ईरान के स्टैंड को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके पॉइंट्स में जल्दी जल्दी बताता हूं। एक ये है कि ईरान का पॉइंट रेवोल्यूशनरी है, ईरान की आइडियोलॉजी रेवोल्यूशनरी है और ईरान इसी रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पे आगे जाएगा। 2, अगर जंग होती है मटेरियली, ईरान के पास सीएनएन की रिपोर्ट्स हैं कि 70% ईरान के मिसाइल्स इंटैक्ट है। ईरान कह रहा है 120%। आगा अब्बास अराक्ची ने कहा 120% हमारे जितने हमारे मिसाइल्स और ड्रोन से उससे ज्यादा हमारे पास आज अवेलेबल है। अब्बास अराक्ची साहब का ट्वीट है। ईरान के पास पावर जो है मारने का, वो इस जंग को नेक्स्ट 5 इयर्स तक खींचने के लिए ईरान के पास पावर मौजूद है। क्या अमेरिका 5 साल तक जंग लड़ सकता है? क्या खलीज की कंट्रीज 5 साल तक अपने ऑयल और गैस को बिना बेचे रह सकते हैं? ये असल सवाल है। ईरान तो क्लियर है। देखिए, ईरान का नुकसान होगा, इसमें ईरान को कोई डाउट नहीं है, लेकिन ईरान का नुकसान 40 साल से हो रहा है। अब फर्क ये है कि ईरान का भी नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का भी हो रहा है। ईरान कह रहा है कि भाई मेरा नुकसान होगा तो सबका होगा। पहले मेरा अकेले का होता तो सब आराम से रहते थे। अब ईरान कह रहा है मेरा नुकसान तो सबका नुकसान। सब चाहते हैं आराम से रहना, तो मुझे भी आराम से रहने दो, तब मैं सबको आराम से रहने दूंगा। जंग ईरान के लिए किसी भी कैलकुलेशन में जंग इज अ बेटर प्रपोजिशन देन नेगोशिएटिंग विद अ कंट्री, विद अ पर्सन हु इज अ मैक्सिमलिस्ट पर्सन। वो चाहता है कि एक मैं मिसाल दूं, अब्बास अराक्ची साहब ने कहा कि एक बार मैं मिलने जा रहा था वियना में गालिबन, तो वो कह रहे थे जैसे ही मैं कार में बैठा तो मुझे पर्सनल मैसेज आया विटकॉफ का।
उसने मुझे 4 पॉइंट्स लिख के कहा कि दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू एक्सेप्ट टुडे। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई नेगोशिएशन होती है कि आप 4 पॉइंट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको ये मानना पड़ेगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा वो दोज डेज आर गॉन दैट यू स्पीक टू अस सेइंग यू मस्ट। Iran will never accept anybody who will tell us what we must do. We will decide what we must do. Nobody can dictate to us what we must do. So for Iran and for all regional forces, बुशरा जी, मैं एक सिर्फ आपके व्यूअर्स से एक बात कहना चाहता हूं। आप सोचें कि जिस तरीके से ईरान, यमन और कल लुबनान ने मिलके इजराइल पे हमला किया, काश ये होता कि और 50 कंट्रीज मिलके इसी के अंदर शामिल हो जाती, तो आज इजराइल में जुर्रत नहीं होती कि इजराइल इस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम करता। मुश्किल तो यही है कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, हमें गैरों ने कहां लूटा। मेन प्रॉब्लम यही है कि हम अपनों से लूटे हुए हैं, यानी हमारे अपने हैं जिन लोगों ने धोखा दिया है, अपने हैं जो एयरबेस देते हैं, अपने हैं जो दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। जमीर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। जाहिर सी बात अभी दुनिया के सामने खुलकर एकदम बयां हो गया है, ये बिल्कुल अब कोई पर्देदारी भी नहीं रही है कि कौन किस तरह से अपने बेसिस दे रहा है, कौन इसमें सबसे आगे है, कौन थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है। शामिल तो सभी हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अब जो ये दोबारा से ये जंग शुरू है, क्या इसको हम ये माने कि ये जंग शुरू हो चुकी है दोबारा? क्या अब हम ये माने कि ये आर पार की लड़ाई है दोबारा से? क्या अब हम ये माने कि लेबनान में जब तक कंप्लीटली सीज फायर नहीं होता है, ईरान अपने गार्ड्स ऑफ नहीं करने जा रहा है? क्या आगे की स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि बाब अल मंदेब जो है उसको भी बंद किया जा सकता है अगर हुतीज इसमें शामिल हो गए हैं? और इसके अलावा कतर और बहरीन और यूएई, इनमें जो अमेरिकन बेसिस है उनको निशाना बनाया गया था। एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ जिसे ईरान ने डिनाई किया कि उसने नहीं किया है। फॉल्स फ्लैग्स भी कई किए गए हैं जिसको ईरान ने डिनाई किया कि ये हमारी तरफ से नहीं किया गया है। तो फिर से इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, यानी कि अब पूरे मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है फिर से इस वॉर में शामिल हो सकता है। तो क्या ये परिस्थितियां उसी तरफ जाती हुई आपको नजर आ रही हैं? बुशरा जी, मैं तो ये कहता हूं कि इस्लाम ने हाथ बांध दिए हमारे, वगरना हम इनको बताते कि हम क्या हैं। बहरीन को आधा घंटा भी नहीं लगेगा ईरान को साफ करने के लिए, कुवैत को 2 घंटे भी नहीं लगेंगे और यूएई को 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इनमें कुछ है नहीं। ये बचे हुए इसलिए क्योंकि हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता, इसलिए नहीं क्योंकि इस्लाम कहता है जब तक, यानी आप अपने भाइयों से, खुदा ने कुरान में कहा है कि तुम्हारे भाई हैं, मुसलमान हैं, तुम्हारे भाई हैं, इस्लाम की वो रियायत करते हुए ये लोग सेफ हैं। लेकिन एक लाइन अगर क्रॉस हो जाएगी और ईरान के लिए ये क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको ये क्लियरली कहता हूं 4 कंट्रीज के किंग्स और उनके खानदान न्यूयॉर्क में मिलेंगे। यूएई, कतर, बहरीन, यानी ये और कुवैत, ये 4 कंट्रीज के अंदर कोई पावर और पोजीशन नहीं है ईरान से मुकाबला करने के लिए। ठीक है, ईरान अगर चाहे और ईरान के अंदर अगर इजरायली या अमेरिकन टाइप का एटीट्यूड होता तो ये इसमें कोई चीज बाकी नहीं रहती। ईरान इनको समझाना चाहता है। रहबर मुअज्जम हज़रत आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई ने खत लिख के इनको कहा, मुसलमानों ये वक्त है इत्तेहाद का, अपने आंखों से देखो आज दुनिया किस तरफ जा रही है, ये देखो अभी भी इत्तेहाद का वक्त है। ये पावर होने के बाद कि इनको दबा सकते हैं, फिर भी इन्हें इक्वालिटी और इत्तेहाद का पैगाम ईरान दे रहा है। तो क्या होगा जंग के अंदर, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। ईरान ने अपनी रेडीनेस दिखा दी है। ईरान ने कहा, देखिए दुनिया के सामने ईरान अपनी मोरालिटी को भी साबित कर रहा है कि ईरान ने कई बार वार्निंग्स दी इजराइल को, कई बार वार्निंग्स दी और कहा कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जब पेशेंस क्रॉस हुई तो ईरान ने फिर रिटेलिएट करके मारा। तो ये ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान पूरी दुनिया के सामने अपनी मॉरल वैल्यूज के साथ जंग लड़ेगा जो इमाम हुसैन ने सिखाई थी। देखें, इमाम हुसैन के सामने जब दुश्मन आए थे तो प्यासे थे, इमाम हुसैन के पास पानी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते तो कहते मर जाओ तुम लोग, लेकिन इमाम हुसैन ने दुश्मन को भी पानी पिलाया। ये दीन और अखलाक है हमारा। तो हम जंग जीतेंगे भी और वही अखलाक और मॉरल वैल्यूज के साथ लड़ते हुए जंग जीतेंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होगा जंग में, ये इजरायली और अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर है, उनके डिसीजंस के ऊपर है। और आपने एग्जैक्टली सही कहा,
इजराइल और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों प्रॉक्सीज हैं। ये हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन ऑडियंस के लिए कोई और बात है, लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए क्लियर होना चाहिए कि इजराइल एक प्रॉक्सी है। इजराइल में कुछ नहीं हो सकता जब तक अमेरिका अप्रूव नहीं करता। अमेरिकन बॉम्ब्स उनके पास होते हैं, उन्हीं से ये हमला करते हैं, अमेरिकन एड से पे जिंदा रहते हैं, तो ये एड अमेरिका की आती है कि जिंदा रहते हैं। तो ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि इजराइल और अमेरिका दो अलग चीज नहीं है। एक और चीज मैं आपके व्यूअर के लिए क्लियर कर दूं, बहुत सारे कहते हैं ट्रंप ऐसा है, नेतन्याहू, ट्रंप बुरा है। नहीं, ट्रंप का खाली नकाब हट गया है, ओबामा भी यही था, बाइडेन भी यही था। ओबामा ने ईरान के ऊपर सख्तरीन सैंक्शंस लगाए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे सख्तरीन हमले किए, मजलूमों को मारने में ओबामा किसी से पीछे नहीं था। बाइडेन ने गाजा के जेनेसाइड के अंदर फुल कोऑपरेट किया। तो इनके अंदर किसी के अंदर फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि ट्रंप जो अमेरिका के अंदर की बातें थी वो खुल के बोलता है, वो मुनाफिकत करते थे, छुप के बताते थे। वो व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं नहीं ट्रंप बुरा है, दूसरे अच्छे। नहीं, ट्रंप भी बुरा है, दूसरे भी बुरे हैं। अमेरिकन सिस्टम और रेजीम ही ऐसी है, वेस्ट ही ऐसा है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर होना चाहिए कि ट्रंप और नेतन्याहू में फर्क नहीं है। ये सब दिखाने के लिए ड्रामा है, दुनिया के सामने बताने के लिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। ट्रंप की हकीकत एप्स्टीन फाइल के अंदर जुड़े हुए लोग हैं, एप्स्टीन क्लास हैं, घिनौने किस्म के, बदतरीन किस्म के इंसान दुनिया में ये लोग हैं जिनसे दुनिया में बेहतरीन किस्म के इंसान मुकाबला कर रहे हैं। जी, और अभी खबर ये भी है, शायद आपने इसका जिक्र भी किया कि हॉर्मुज़ में जहाज पर जो हमला हुआ है उसमें 24 भारतीय फंस गए हैं, और जिसको लेकर वीडियो शेयर करके उन्होंने नेवी से मदद भी मांगी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो अगर इसके बारे में आपके पास कोई अपडेट हो तो बताइएगा। लेकिन उसके साथ साथ अब मेरा सवाल ये है कि हर रात, अब जैसे रात होनी शुरू हो जाएगी तो एक तरह की एक नर्वसनेस जो है वो लोगों में पैदा होने लगती है कि आखिर अब जंग में क्या होने जा रहा है। देखिए लेबनान में जो हो रहा है, लोग लगातार वहां पर मजलूम जो है उनको मारा जा रहा है। इंतहा तो पार गाजा में हो ही चुकी है, और अब इंतहा की भी कोई आगे कोई इंतहा और उसके आगे भी कोई इंतहा होती है, तो वो सब भी पार वहां पर हो चुकी हैं। वो सब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, फिर भी वहां पर बम बरसाए जा रहे हैं, लेबनान में बम बरसाए जा रहे हैं। ईरान पर जो हुआ वो हमने देखा। ईरान एक ऐसा कंट्री बनकर सामने उभर कर आया जिसको कहीं ना कहीं लोगों ने ये लगा कि कोई तो है जो लड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए लेबनान में भी खुशी देखने के लिए मिली जब ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइल जो है वो दागी हैं, तो वही खुशी मिली। इससे पहले हमने गाजा में भी इसी तरह की खुशी जो है वो देखी थी। लेकिन क्या इन तमाम दिनों में ईरान ने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि वो अगर किसी तरह के बड़े अगर हमले होते हैं तो वो उसका जवाब उसी ताकत से दे सके? दूसरा, ये जो पीस टॉक है या फिर ये जो सीज फायर है, क्या हम ये माने ये खत्म हो गई है या दोनों चीजें जारी रहेंगी? और हॉर्मुज का क्या होने जा रहा है फिर? देखें, सबसे पहले तो ये है कि ईरान ने क्लियरली कह दिया कि हम अमेरिका पे, ये मैं डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं, जो रेवोल्यूशनरी थॉट है उसको मैं अलग करके डिप्लोमेटिक लोग कह रहे हैं कि हम अमेरिका से बात करते हैं इस बात को 100% यकीन रखते हुए कि हमारा उन पे 0% ट्रस्ट है। वो जो बोलते हैं अमल नहीं करते हैं। तालिबाफ साहब जो चीफ नेगोशिएटर है, उन्होंने हमले से पहले ये ट्वीट करके कहा था कि अमेरिका जो है ना अपने बोलने पे अमल करता है ना एग्रीमेंट पे अमल करता है। अमेरिका सिर्फ एक जबान समझता है, वो फोर्स की जबान है, उसको और कोई जबान समझ में नहीं आती। तो नेगोशिएटिंग टीम और डिप्लोमेसी की टीम के लिए क्लियर है कि अमेरिका, मिसाल के तौर पर अमेरिका ने सब बात साइन कर दी, तो क्या वो अमल करेगा? नहीं करेगा। भाई साइन करने के बाद भी नहीं अमल करेगा तो उसकी कोई दुनिया में गारंटी लेता है? मिसाल के तौर पर बुशरा जी, चाइना के बारे में ये कहा गया था कि भाई चाइना ने, एक चैनल पे मुझे पूछा, भाई चाइना ने कहा होर्मुज खोल दो, आप खोल दो होर्मुज। मैंने उनको कहा चाइना के हम गुलाम हैं? चाइना कौन है? अगर हम अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करते तो चाइना की क्यों गुलामी कबूल करेंगे? ये समझना होगा कि भाई चाइना जो है वो, मिसाल के तौर पर ईरान पे हमला हुआ, चाइना ने क्या किया? चाइना ने आके कोने में खड़ा रहा और कहा वी कंडेम। तो ईरान कह रहा है हम होर्मुज पे कब्जा कर रहे हैं, तुम भी कोने में खड़े रह के सिर्फ कहो वी कंडेम, मैदान में मत आओ। अगर तुम मैदान में आना चाहते थे तो तभी भी मैदान में आते जब ईरान ने हमला किया था, जब अमेरिका ने हमला किया था।
तो अगर दुनिया में किसी में ताकत नहीं है अमेरिका से कहना है कि तुम कानून को फॉलो करो, तो किसी में ताकत ये भी नहीं होना चाहिए कि वो ईरान से कहे तुम कानून को फॉलो करो। तुम कौन होते हो बोलने वाले? अगर तुम्हें ताकत है तुम्हारे अंदर तो बीच में आओ, गारंटर बनो कि भाई हम जो है सब पार्टीज को बोलेंगे इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करो। नहीं कह सकते तो अगर अमेरिका को नहीं कह सकते तो ईरान से भी नहीं कहो। तो होर्मुज 100% ईरान के कंट्रोल में रहेगा। देयर इज नो नेगोशिएशन ऑन होर्मुज। मैं आपको यह भी बता दूं, अगर होर्मुज ईरान दे देगा, ईरान पर बहुत शदीद हमले होंगे। ईरान ऐसी चीज नहीं देगा जिससे ईरान पर हमला होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ईरान के लिए क्लियर है। हमें समझ में आता है तो ईरान को नहीं समझ में आएगा। ईरान को क्लियर है, ईरान के लिए कोई डाउट नहीं है इस मामले में। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि ये जो ईरान के अंदर इस वक्त जो थॉट है वो क्लियर है। होर्मुज को लेके एक चीज ये क्लियर है, वॉर को लेके आप ये समझें कि ईरान ने ये पिछले कुछ दिनों में प्रिपेयर नहीं किया है। ईरान ने अपने आप को प्रिपेयर किया है 20 साल। और कल जो रात को ईरान ने हमला किया है तो वो जो आगे मजीद जो वहां के अभी उसके एयरफोर्स के हेड है, उन्होंने कहा कि हमने एग्जैक्टली उन पॉइंट्स से मारा है जिन पॉइंट्स को ट्रंप ने कहा था हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो एक सिग्नल दिया है कि तुम ये कह रहे थे कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया हो, है एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से हमने मारा है। यानी ये सिग्नल देना चाह रहे थे कि तुमने कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया है। देखें, इन लोगों ने वहां मारा है, अमेरिका ने, जो अबव ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर्स आते थे मारने के लिए, ये इनको मार सकते थे। लेकिन ईरान के जो अंडरग्राउंड रॉकेट सिटीज हैं वो तो वहां तक पहुंच नहीं सकते, इनके ख्याल नहीं पहुंच सकते ईरान के। तो ईरान जंग के लिए कितना रेडी है हमारी, यानी जो हम तो रेवोल्यूशनरी आदमी है और ईरान में कहते हैं ये आइडियोलॉजिकल है, ये रेवोल्यूशनरी है। मैं सिर्फ ये बयान कर देना चाहता हूं कि आप आगा अराक्ची को इन लोग क्या कहेंगे, डिप्लोमेटिक है, ये रेवोल्यूशनरी है। आगा अराक्ची खुद जंग लड़ चुके हैं। जब सद्दाम ने हमला किया था ही वॉज ऑन द वॉर फ्रंट। आगा कालीबाफ कौन है? पीएचडी है, डॉक्टरेट है, बट लेकिन जब जंग हुई ही वॉज ऑन द वॉर फ्रंट। उनके भाई शहीद हो गए थे। उनके भाई शहीद होने के बाद उनका वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये एकदम रेवोल्यूशनरी आदमी है। तो ईरान में हर आदमी रेवोल्यूशनरी है, लेकिन उसका जैसा रोल होता है वो अपने रोल के हिसाब से खेलता है। अगर डिफेंडर है तो डिफेंड करना है, अटैकर है तो अटैक करना है। तो हर आदमी का रोल डिफाइंड है। आइडियोलॉजी में सब रेवोल्यूशनरी है। ईरान के लिए जंग का होना बहुत बेटर है सीज फायर का होने से, क्योंकि ईरान के जितने नुकसान हुए हैं वो सीज फायर में हुए हैं। जितना ईरान को ताकत और कुव्वत और कुदरत मिली है वो ईरान को जंग में मिली है। और जंग के बाद एक नया वेस्ट एशिया बनेगा जो ऑलरेडी, देखिए, अरब कंट्रीज में सऊदी और यूएई में आपस में लड़ाई, सऊदी और यूएई में आपस में लड़ाई है। यूएई चला गया इजराइल के साइड, सऊदी, कतर, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक नया कैंप बनाना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा कैंप बनेगा जो मुसलमानों को लीड करेगा। इस टाइप के कैंप की तरफ जा रहे हैं। यूएई को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सऊदी और कतर के अपने आपस में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस कैंप ने अग्री कर लिया है कि ईरान के साथ नेगोशिएट करके होर्मुज को आजाद करा दे, चाहे हमें पैसा ही क्यों ना देना पड़े, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है हमारा ऑयल ना बेच के वो कहीं ज्यादा है होर्मुज में पैसा दे के अपने माल को निकालने से। तो पूरी वेस्ट एशिया के अंदर एक नया वेस्ट एशिया बनेगा जहां रेजिस्टेंस फोर्सेस का सिक्का बोलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। जहां पर यमन डिसाइड करेगा दुनिया उम्मत मुस्लिमा में क्या होगा, फलस्तीन डिसाइड करेगा, लुबनान डिसाइड करेगा, और हर वो कंट्री डिसाइड करेगी जो कंट्री खड़ी रहेगी रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ। वगरना इनका कोई ना सामान गुजरेगा, वगरना कोई दुनिया में ना ट्रेड होगा। अच्छा, एक चीज और बुशरा जी, ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग, अगर, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी, और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएगी तो शुरू कर देंगे ईरान की वजह से, मुसलमानों की वजह से, ईरान की वजह से, मुसलमानों की वजह से। हमें क्लियर करना चाहिए कि ना ईरान ने हमला किया है और ना ही ईरान ने होर्मुज ब्लॉक किया है। ईरान ने क्लियरली कहा था कि हम होर्मुज खोल रहे हैं। अमेरिका ने नेवी ब्लॉकेड लगाया। ईरान ने कहा कि भाई हम पीस टॉक करना चाहते हैं। ईरान ने कहा हम इंडिया के ऑयल पास करना चाहते हैं। मैंने एक चैनल पे कहा कि भाई अगर चाइना के शिप्स गुजर रहे हैं, आप गौर करिए, चाइना के शिप्स गुजर रहे हैं, अमेरिका में ताकत नहीं है चाइना के शिप्स रोक सके,
तो भाई इंडिया के शिप्स क्यों नहीं गुजर सकते? क्यों इंडिया में इतनी ताकत नहीं है कि हम आके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहें तेरे अंदर जुर्रत नहीं होना चाहिए तो हमारी शिप पे हमला करो? और वो तो चाइना अमेरिका बोल, तो दोस्त है वैसे भी, मतलब ट्रम्प फ्रेंड है नरेंद्र मोदी के, यही तो कहते हैं। ये कौन सा फ्रेंड है? ये कौन से फ्रेंड है कि आपकी शिप को नहीं गुजरने दे रहे हैं? ये कौन से फ्रेंड है? ईरान तो कह रहा है हम इंडिया की शिप को जाने देना चाहते हैं। मैंने एक चैनल पे एक बात पूछा, आप सुनिए बुशरा जी, कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि भाई कह रहे हैं गोल्ड मत खरीदो, ये मत खरीदो, क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे पास कम है, हमको ऑयल फॉरेन करेंसी में खरीदना पड़ता है। ईरान ऑफर दे रहा है कि भाई आप इंडियन करेंसी में खरीदो ऑयल। क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों नहीं खरीद रहे भाई? जवाब दे हमें, क्यों नहीं खरीद रहे ये लोग? बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका डिसाइड कर रहा है, अमेरिका को आका बनाया हुआ है, वो डिसाइड कर रहा है सब कुछ। तो ये चीज हमारे लिए क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर ऑयल अगर नहीं आ रहा है तो वो अमेरिका और इजराइल की वजह से और हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से है, वगरना ईरान की तरफ से ऑफर अभी भी खुला हुआ है। ऑयल छोड़े, वो तो गैस पाइपलाइन बनाने कह रहे हैं। आगा अब्बास अरागची जब दिल्ली आए तो उन्होंने खुल के कहा कि वी आर रेडी टू सेल ऑयल, नाउ इट इज द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड। इंडिया को डिसाइड करना है कि वो खरीदने को तैयार है कि नहीं। तो आपको अगर एक कंट्री फॉरेन करेंसी में नहीं, आपकी लोकल करेंसी में ऑयल दे रही है, सस्ते में दे रही है, कम दिनों में दे रही है, गारंटी दे रही है कि भाई हम ऑयल पहुंचा भी देंगे आपको, इंश्योरेंस भी आपको सस्ता पड़ रहा है, फिर भी नहीं ले रहे हैं, तो हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए क्लियर होना चाहिए कि ऑयल अवेलेबल है। एक और चीज बुशरा जी, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है कि आपके लिए शायद व्यूअर्स के लिए शॉकिंग होगा कि मई के महीने में रिलायंस ने जितना ऑयल एक्सपोर्ट किया है, इंडिया में 7 साल में इतना ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है जितना सिर्फ मई के महीने में रिलायंस ने एक्सपोर्ट किया है। एक तरफ से आप कह रहे हैं हमारे पास ऑयल नहीं है, दूसरी तरफ से आप अपनी कंट्री में अपनी कंपनी को ऑयल, क्योंकि आप देखें रिलायंस की जो जामनगर में फैक्ट्री है वो क्या करती है, रिफाइनरी क्या करती है, क्रूड ऑयल लेती है, रिफाइन करके उससे पेट्रोल बनाती है, उससे जेट फ्यूल बनाती है, डीजल बनाती है, एक्सपोर्ट करती है। आपके पास अगर फ्यूल कम है तो रिलायंस को क्यों एक्सपोर्ट करने दे रहे हैं? कौन सी पॉलिसी है ये? कौन सी पॉलिसी है? यानी ये हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए क्लियर होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऑयल शॉर्टेज है तो ऐसा नहीं है कि ईरान नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल सकता है। वी नीड टू टेक द राइट डिसीजन, दैट इज द रियल थिंग, दैट हमारी इंडियन ऑडियंस के लिए पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि आगे आने वाले 102 दिन जो हैं उसमें क्या जो इवेंट्स हैं वो अनफोल्ड होते हैं, क्या ये हमले क्या इसी तरीके से जारी रहते हैं, और जारी रहते हैं तो फिर लग रहा है कि ये वॉर जो है वो फुल फ्लेजेड वॉर में तब्दील होने जा रही है। और जिस तरह से जमीर साहब कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, ईरान के जो लोग हैं, वो लगातार आप ये देख रहे होंगे कि जब से जंग शुरू हुई है वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होते हैं। मैं कभी भी बुशरा जी, मैं सिर्फ एक चीज खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा लाइट मोड पे, ईरान में एक सॉन्ग है जो बहुत फेमस हुआ है, आपने सुना होगा, बेजन के खूब मीजनी, जिसका मतलब है कि मारो कि क्या खूब मारा है तुमने, और पूरी पब्लिक उसमें ऐसे ऐसे करती है। ये आपने देखा होगा हजारों की तादाद में। पिछले हफ्ते ये सॉन्ग को थोड़ा तब्दील कर दिया लोगों ने, उन्होंने कहा बेजन के खूब मीजनी, फिर उसके बाद कहते चेहरा नहीं मीजनी, यानी वो पूरी पब्लिक ने सॉन्ग बदल के कह दिया कि भाई क्यों नहीं मार रहे हो, हम थक गए, रोज रोज न्यूज सुन के थक गए, क्यों नहीं मार रहे हो। और जिस दिन कहा कि क्यों नहीं मार रहे हो, और कल रात का भी एक नारा आपके व्यूअर्स के लिए, कि तेहरान में नारा लगा था दीव रो बेजन, यानी शैतान को मारो, इंशब तेल अवीव रो बेजन, और नारा लग रहा था कि आज की रात तेल अवीव को मार के दिखाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातें पूरी हुई। ईरान की पब्लिक का मूड ये है, दीव रोबेजन यानी शैतान को मारो, इंशब तेल अवीव रोबेजन, और आज की रात तेल अवीव को मार के दिखाओ। तो ये पब्लिक मूड और सेंटिमेंट है। तो पब्लिक की डिमांड पर ये किया गया है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है लाइट मोड में हम बात करें, लेबनान में
जो मैसेकर हो रहा है, जो जेनोसाइड हो रही है, वो हम ये देख रहे हैं लगातार। अब गाजा के बाद लेबनान को जिस तरह से लगातार इजराइल टारगेट कर रहा है, वो साफ दिख रहा है कि उसका मकसद क्या है। और वहां ये सब लोगों को पता भी होगा कि वहां जो गवर्नमेंट भी है जिससे इजराइल बात कर रहा है, वो जाहिर सी बात है अमेरिका की पिट्ठू गवर्नमेंट है, और हिजबुल्ला जो है वो फ्रंट पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे के 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुई है, आपने देखा कि भारत में बाजार भी एकदम से धड़ाम हुए हैं, और लगातार इसके जो नताइज हैं वो भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। इल्तमास